Hello students, I hope all you are good. This is Ashish and welcome to Confidence Education. आज हम आपके लेके आए हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट 6 एंड फाइनल पार्ट। ये लास्ट पार्ट है, इसमें चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हमारा लास्ट ही टॉपिक बचा हुआ है। इससे पहले इसके 5 पार्ट आ चुके हैं, 5 पार्ट्स आ चुके हैं। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लास 9 का चैप्टर 4 है सिविक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने पार्लियामेंट पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पढ़ा, अब ये लास्ट है जुडिशरी। इसमें हम जुडिशरी को समझेंगे। ठीक है, एट प्रेजेंट अभी ये समझ लो एक नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये हमारे एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस है। इनसे पहले हमारे जो चीफ जस्टिस थे वो थे UU ललित जी थे। ठीक है, अब उनके बाद ये अभी एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस हमारे ये हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, अब पॉइंट्स देखते हैं इसमें आगे क्या लिखे हैं। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड अ जुडिशरी। तो इसमें पहले जुडिशरी का मतलब है कि जब इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट हैं उन सबको हम एक साथ मिला लेते हैं, कोलैबोरेट करके जब वो फंक्शन करते हैं, ये एक साथ हैं, तो उसको हम बोलते हैं जुडिशरी। ठीक है, तो ऑल कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड अ जुडिशरी। तो सारे कोर्ट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? जुडिशरी बोलते हैं। ये कैसी होती है? ये इंडिपेंडेंट होती है और पावरफुल होती है। ठीक है, अब किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उस जुडिशरी का इंडिपेंडेंट और पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जुडिशरी है और वो इंडिपेंडेंट और पावरफुल नहीं है तो जुडिशरी सिर्फ नाम की रह जाती है और डेमोक्रेसी भी वहां पे खतरे में पड़ जाती है। तो डेमोक्रेसी के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट और पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जो इंडियन जुडिशरी है, अब देखो इसके अंदर क्या क्या आते हैं। कंसिस्ट कितने कोर्ट्स हैं इसमें अंदर? एक फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो सबसे हाई है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद आते हैं लोकल कोर्ट्स। ठीक है, अब देखो इसको यहां से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आते हैं लोकल कोर्ट्स। ठीक, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया में सिर्फ एक है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे इंडिया के अंदर जो कि दिल्ली के अंदर है। ठीक, हाई कोर्ट हर एक स्टेट का अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है, हर एक स्टेट का अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है। तो जितने स्टेट होंगे मिनिमम उतने हाई कोर्ट तो होंगे ही, मिनिमम, उससे ज्यादा भी है। ठीक है, तो हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जब एक स्टेट होता है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या जोन में डिवाइडेड होता है तो वहां पे भी हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग कोर्ट होता है। फिर उसके बाद आता है, सबसे नीचे आता है लोकल कोर्ट। ठीक है, ये जो जुडिशरी है उसके लेवल्स हैं अलग अलग। तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिया के अंदर जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है? इट मींस द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है यही कंट्रोल रखेगा इन सब के ऊपर। ठीक है, हाई कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल है, डिस्ट्रिक्ट पे भी और लोकल पे भी। एक हिसाब से समझ लो ये स्टेज लेवल है। लोकल कोर्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और आप रिजॉल्व नहीं हो पाता, अगर रिजॉल्व भी हुआ उससे कोई खुश नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर उसको फिर भी खुश नहीं है, मतलब उसे लगता है उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट में भी उसे लगता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और बाकी इसके जो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, इनके जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। आगे हम इन्हीं चीजों को भी और अच्छे से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कंट्रोल करता है। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है सारे ही कोर्ट्स का। ठीक है, ये सारे कोर्ट्स का। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ले दिया उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही हाई कोर्ट, ना ही डिस्ट्रिक्ट, ना ही लोकल, क्योंकि सबसे सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही है। वहां उसने जो भी डिसीजन ले लिया, अब किसी भी केस से रिलेटेड हो या फिर किसी जज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो
या किसी भी चीज के मतलब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट लेता है तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, वो सबके लिए बाइंडिंग होगा, सबको वो मानना ही पड़ेगा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट क्या क्या करते हैं, इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। डिस्प्यूट किस किस के बीच के डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, मतलब मसले किस किस के बीच के मसले सॉल्व करते हैं, सिटीजन्स के। जो एक देश है जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर उसके जो सिटीजन्स है अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। अगर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कुछ हो जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। अगर किसी दो स्टेट के बीच में, दो स्टेट की गवर्नमेंट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। इसका एग्जांपल अगर आप नहीं समझ में आता ऐसे समझ लो कि एक ए स्टेट है और एक बी स्टेट है, यहाँ से रिवर फ्लो होती है, ठीक है। अब रिवर फ्लो में से इस रिवर पे किसका राइट होगा, ए स्टेट का या बी स्टेट का। अब इसको ज्यादा पानी मिलेगा या इसको ज्यादा पानी मिलेगा, तो इस चीज को लेके इन दोनों ए स्टेट और बी स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये दोनों अपने कॉन्फ्लिक्ट के लिए सॉल्व करने के लिए कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक। बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, अगर किसी यूनियन और स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो या डिस्प्यूट हो जाता है तो वो भी कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। जैसे कि कोई एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दिल्ली का ले लो, दिल्ली और यूनियन गवर्नमेंट में आए दिन बहस होती ही रहती है, ठीक है। यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, इनके बीच में, तो इन दोनों की जो डिस्प्यूट है ये आपस में लड़ेंगे थोड़ी, इन दोनों के डिस्प्यूट कहाँ सॉल्व होंगे, जाके सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होंगे। जाके सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा किसको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, या किसी भी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम जो होती है ये इनके इनके एरिया के वजह से होता है। एरिया मतलब ये नहीं कि जमीन जायदाद, नहीं, इनका एरिया का मतलब होता है कि कौन किस पॉलिसी पे या किस टॉपिक पे पॉलिसी बनाएगा, इस चीज पे इनके अक्सर झगड़े होते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, एडुकेशन। अब एजुकेशन में जो है कौन रूल बनाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट रूल बनाएगी दिल्ली के एजुकेशन के लिए या यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, तो इन दोनों के बीच में इस चीज को लेके क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा कि इस एजुकेशन के टॉपिक पे कौन पॉलिसी बनाएगा। तो ऐसे अगर कोई भी मसला होता है तो वो किसके पास जाएंगे, स्टेट और यूनियन के बीच में होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है। ये अब तो अभी हमने समझा था कि कोई भी कोर्ट है, जैसे लोकल कोर्ट है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है आपका, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो लोकल कोर्ट में कोई भी केस गया, ठीक है, अब दो लोग हैं ए और बी, ठीक। अब ये लोकल कोर्ट के डिसीजन से बी वाला सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किसके पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, फिर उसी मुद्दे पे बहस होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज क्या देंगे, अपना डिसीजन सुनाएंगे, ठीक है। अब वो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट कौन है यहाँ पे जो अपील सुन सकता है सिविल और क्रिमिनल केसेस की, सुप्रीम कोर्ट। तो वही उस पॉइंट ने समझाया, ठीक है। इट कैन हेयर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट में अगर कोई डिसीजन हुआ है, अब देखो हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट के होते हैं, जैसे ए स्टेट है, बी स्टेट है, सी स्टेट है, ठीक है, या स्टेट के नाम लिख लो, ठीक। ले लेते हैं महाराष्ट्र, ठीक है, तमिलनाडु, या फिर और एक और लिख लो, दिल्ली लिख लो, ठीक है, दिल्ली। अब देखो महाराष्ट्र में कोई केस हुआ ए और बी के बीच में, और यहाँ पे कोई केस हुआ सी और डी के बीच में, यहाँ कोई केस हुआ ई और एफ के बीच में, ये हाई कोर्ट तक पहुंच गए, लोकल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के भी डिसीजन से ए वाला सेटिस्फाइड नहीं है, बी वाला सेटिस्फाइड है। अब तमिलनाडु के केस में भी क्या हुआ, हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें सी वाला सेटिस्फाइड है पर डी सेटिस्फाइड नहीं है। अब दिल्ली के हाई कोर्ट से भी डिसीजन आया, इसमें ई वाला सेटिस्फाइड नहीं है, एफ वाला सेटिस्फाइड है। अब देखो यहां से देखोगे तो ये महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये महाराष्ट्र का केस है तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में ये अपील नहीं कर सकते क्योंकि ये महाराष्ट्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
पूरे इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में अगर कोई डिसीजन वर्डिक्ट आया है और वहां के जो भी अपील करने वाले हैं अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, उन्हें लग रहा है उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील आके कर सकते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे दिल्ली का हो, या दिल्ली इंडिया के किसी भी स्टेट का हो। ठीक, तो यही इसने बोला है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट अपील ले सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है। जुडिशरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। और जो जुडिशरी होती है ना ही वो लेजिस्लेचर के कंट्रोल में होती है ना ही एग्जीक्यूटिव। और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अभी तक हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट की बात हो रही है, लोकसभा, राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल और आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये जुडिशरी होती है, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, जुडिशरी का कोई भी पार्ट जो है वो किसी भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं आता। अगर आता होता तो वो कभी भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती थी, उसे उस संस्था या उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अंदर दब के काम करना पड़ता। इस वजह से कोई भी जुडिशरी का किसी भी जुडिशरी पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल नहीं होता, मतलब जुडिशरी के किसी भी पार्ट पे। ठीक है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट on the advice of the prime minister and in consultation with the chief justice of the supreme court। जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, इन्हें कौन अपॉइंट करता है? इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अब जजेस भी तो बनते होंगे ना, अपने आप थोड़ी कोई भी जज बन जाएगा जाके। सुप्रीम कोर्ट मतलब जजेस को भी कोई अपॉइंट करता है, तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, और किससे कंसल्ट करेगा? कंसल्ट किससे करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सीजेआई से करेंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट कंसल्ट किससे करेंगे कि किसे जज बनाना है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस है, ठीक है, तो 34 जजेस में से जो एक जज है वो कौन है? चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब सबसे हेड जो जज है पूरे जुडिशरी का, सबसे हेड जो जज है उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई कहते हैं। ठीक, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई से कंसल्ट करके, सलाह मशवरा करके ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को। ठीक, अब देखोगे तो अभी हमने पढ़ा कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट कैसे है? क्योंकि प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट कर रहा है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, संसद का पार्ट है वो भी। और पीएम जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, सॉरी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है? वो अब भी इंडिपेंडेंट है। कैसे इंडिपेंडेंट है? क्योंकि ये जो आपका प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंट करते हैं, पर ऐसा नहीं कि जिसको मर्जी बना दे, नहीं। सीजीआई है कंसल्टेंसी का, सीजीआई इज अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो किसी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव से नहीं है। और दूसरी बात, अगर जब कोई एक जज बन जाता है, कोई भी एक बार जज बन जाता है तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है लगभग, समझ लो। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। अब सीजीआई कैसे बनते हैं, मतलब चीफ जस्टिस? अब ये तो समझ में आ गया कि जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में हेल्प करते हैं या कंसल्टेंसी करते हैं। अब सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और सीजीआई कौन होता है? जो सबसे एजेड बंदा होगा, सबसे एजेड जो जज होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखो कितने सारे जजेस हैं, इन जजेस में से जो सबसे ज्यादा एजेड जज होगा, सबसे ज्यादा एजेड एक्सपीरियंस जज होगा, उसी को सीजीआई बना दिया जाएगा, सीजेआई बना दिया जाएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस। और से अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, it is nearly impossible to remove him or her from that position. It is as difficult as removing the president of India। किसी भी जज को एक बार अपॉइंट होने के बाद उसे हटाना लगभग इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे प्रेसिडेंट को भी हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इन्हें हटाया, ये नहीं कि हटाया ही नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। अब कैसे मुश्किल है देखो। A judge can be
removed only be an impeachment motion passes separately by 2/3 members of the two houses of the parliament। अब ये impeachment motion क्या होता है, मतलब इसे हिंदी में महाभियोग कहते हैं। जब भी ऐसा हो कि कोई भी, यहाँ पे हम जज की बात लेके चलते हैं, ठीक है, जज जैसे जज है, ठीक है, अगर किसी भी जज ने कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया जाके, तो ये इम्पीचमेंट का मोशन आता है। इम्पीचमेंट का मोशन एक प्रस्ताव टाइप में है। ये बोला जाता है कि हमें इम्पीचमेंट का मोशन एक प्रस्ताव लेके आए हैं, कहाँ पे, संसद में, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दो पार्ट थे, लोकसभा और राज्यसभा। अब इन दोनों ही जगह से इस इम्पीचमेंट मोशन को 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। 2/3 मेजोरिटी का मतलब क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ज़्यादा वो डिटेल में जाएंगे, 543 सीट्स है, पर हम यहाँ जो 43 लिख सकते हैं, 543 सीट्स है और यहाँ पे कितने 250 है, ठीक है, 543 और 250, मतलब इसका 2/3 हमें निकालना पड़ेगा और इसका भी 2/3। जब इतने लोग इसको हाँ भरेंगे तब जाके ये क्या होगा, इम्पीचमेंट का मोशन पास होगा। 2/3 कैसे, अब देखो इसको डिटेल में समझते थोड़ा। इसको थोड़ा रब करते हैं, यहाँ समझते हैं। देखो, अब से लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 362 समथिंग आएगा, ठीक है, 362। और जब हम राज्यसभा का निकालेंगे तो राज्यसभा में कितने 250 है, तो इसका आपका आएगा 167 मेजोरिटी, 2/3। तो मतलब उस जज के अगेंस्ट जब इतने लोग हाँ करेंगे कि हाँ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके काम किया है, तब जाके इम्पीचमेंट का प्रमोशन जो है वो पास होगा और फिर जाके कोई भी जज हट सकता है। तो इतने सारे जजों को कन्विंस करना कि वो बहुत उन्होंने गलत काम किया है, ये तभी पॉसिबल है जब उन्होंने वाकई कोई गलत काम किया हो। ऐसे थोड़ी कोई भी बोल देगा कि उन्होंने गलत काम किया, कोई प्रूफ लगता है, सबूत लगते हैं, तब जाके भरोसा होगा ना कि हाँ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम किया। तो इतने सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा तब जाके इम्पीचमेंट का मोशन पास होगा, ठीक। और आज तक ऐसा इंडिया में हुआ नहीं है, किसी भी जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट का मोशन नहीं आया है, ना ही किसी जज के अगेंस्ट आया है, ना ही किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आया है अभी तक। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। इंटरप्रेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि कोई भी काम, ये एक हिसाब से समझ लो कि संविधान की व्याख्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बताना, कॉन्स्टिट्यूशन को एलोबरेट करना कि अगर कोई भी काम हुआ है, कोई भी वर्क हुआ है या कोई पॉलिसी आई है, कोई भी पॉलिसी जो आई है, जैसे ये पॉलिसी है, कोई भी एक पॉलिसी मान लो, ए पॉलिसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये पॉलिसी गलत हो जाएगी। ये चीज कौन डिसाइड करेगा कि ये जो पॉलिसी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये डिसाइड करना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है और हाई कोर्ट का काम है, ठीक है। तो यही क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या कहते हैं। They can declare invalid any law of the legislature or the action of the executive if they find such a law or action is against the constitution। अगर जुडिशरी को लगता है कि ये जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम किया है या लॉ बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो उस लॉ को वहीं पे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। When it is challenged before them, this is known as the judicial review। जब भी कोई ऐसा लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है या एग्जीक्यूटिव ने कोई काम किया है, अगर इस चीज के अगेंस्ट कोई जुडिशरी में जाता है, जज के पास, कोर्ट में जाता है, अपील करता है, चैलेंज करता है उस लॉ को, उस एक्शन को,
तो जब जज उसको देखता है तो उसी को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, जिसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जब भी जज उस चीज की सुनवाई करता है। ठीक है। The core or basic principle of the constitution cannot be changed by the parliament. जुडिशरी इस चीज को भी इंश्योर करती है कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, जो उसका मेन कोर है, उस चीज में कोई भी परिवर्तन या चेंज ना आए। बेसिक प्रिंसिपल में आपके हो गए फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, इलेक्शन सिस्टम हो गया कि ये नहीं कि कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसने इलेक्शन ही करवाने बंद कर दिए कि अब इलेक्शन होंगे नहीं, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया और मैं ही हमेशा प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहूंगा। तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स है इलेक्शन, जिसको रोका नहीं जा सकता। तो यही जो जुडिशरी होती है ये इंश्योर करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक प्रिंसिपल या कोर चीजों में बदलाव ना किए जा सके। The powers and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights। ठीक है। जो जुडिशरी को पावर है, उसके पास इतनी सारी पावर है, वो इंडिपेंडेंट है, इसी वजह से जुडिशरी इतनी पावरफुल है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की गार्जियन बन सकती है। गार्जियन है, एक्ट करती है गार्जियन की तरह। अब ऐसा कैसे, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, सॉरी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो हम कहाँ जाते हैं, जज के पास, कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, कोर्ट में जाते हैं अपने जस्टिस के लिए, कुछ भी होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वही चीज है। इसीलिए हम बोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन हमारे फंडामेंटल राइट्स का। Anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of the government. This is called public interest litigation। ठीक है, अगर कुछ भी गलत होता है, गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाके काम करती है, तो कोई भी, ये नहीं जिसके साथ गलत हुआ सिर्फ वही नहीं, वही नहीं, कोई भी अगर जज के पास जाता है, अपील करता है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। The courts intervene to prevent the misuse of the government's power to make decision। कोर्ट्स ये भी इंटरवेंस करती है कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज या गलत इस्तेमाल ना करे किसी भी डिसीजन को लेने या करने के लिए। ठीक है, दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। इसका ये याद समझ सकते हो कि कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये तो इलेक्शन के थ्रू नहीं आए ना, ये तो पढ़ के आए, अगर ये अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं, पावर का मिसयूज करते हैं या अपना काम ठीक से नहीं करते, तो इस चीज के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, जुडिशरी के पास जा सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो ये इंश्योर करना है कि वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे, उनकी माल प्रैक्टिसेस को चेक करना, ये भी किसके अंडर आता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर आप जुडिशरी कह सकते हो, जुडिशरी के अंदर आता है। ठीक है, द जुडिशरी enjoys a high level of confidence among the people। अब इसी वजह से, क्योंकि जुडिशरी कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखो तो हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, चाहे वो गवर्नमेंट करे, चाहे कोई और सिटीजन करे, या कुछ भी, कोई भी हमारे साथ कुछ भी गलत हो, तो हम किसके पास जाते हैं, जुडिशरी के पास जाते हैं। तो इसलिए जुडिशरी जो है उसका बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उस पर लोगों को भरोसा है, जुडिशरी पे लोगों का, इसलिए लोग उसे पसंद भी करते हैं। ठीक है, पसंद कोई हीरोइन नहीं है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है जिसे लोग पसंद करते हैं कि वो हमारे राइट्स का हनन नहीं होने देगा। ठीक है, हमारे राइट्स को खत्म नहीं होने देगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बट हम लास्ट में एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट कैसे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट कैसे है। सुप्रीम कोर्ट देखोगे तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये पार्लियामेंट पे भी कंट्रोल करता है और एग्जीक्यूटिव पे भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट पे ऐसा नहीं है कि जो मर्जी करने लगे, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी गलत किया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी गलत किया,
तो पार्लियामेंट में उसको इम्पीचमेंट मोशन प्रोसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, पार्लियामेंट कुछ गलत करता है तो भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव वही लॉज, एग्जीक्यूटिव में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उन्हें पार्लियामेंट को आंसर करना पड़ेगा, तो पार्लियामेंट इस पे कंट्रोल रखती है। एग्जीक्यूटिव भी इस पे कंट्रोल रखते हैं। एग्जीक्यूटिव इस पे कैसे कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखोगे तो इसमें कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं आपके और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी तो प्रेसिडेंट जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है वो भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के कहने पे ही काम करता है, एडवाइस पे काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो ये सारे एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट दोनों पे कंट्रोल भी रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस वजह से क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब इसके जजेस की बात करें तो जजेस की सैलरी फिक्स होती है, ठीक है, सैलरी फिक्स है उनकी, तो उन्हें पैसे के मामले में कोई दबा नहीं सकता। उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है जजेस को, ठीक है, ये तो एक अलग ही मैटर है। ऊपर से इन्हें कोई हटा नहीं सकता, रिमूव नहीं कर सकता अनटिल अनलेस ये कोई गलत काम ना करे। तो इनकी जब सैलरी फिक्स है, प्रोटेक्शन है, इनको कोई हटा नहीं सकता, इनको जॉब खोने का भी डर नहीं है, सैलरी का भी डर नहीं है, प्रोटेक्शन का भी डर नहीं है। तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंट होती है, इसको अपना काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कहा जाता है। और वो पावरफुल भी है क्योंकि वो कंट्रोल बड़ी बड़ी दो इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल भी करते, उनके गलत कामों पे उन्हें रोकती भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है वो पावरफुल है। यहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट रखा है, आप जुडिशरी रखना, ठीक है, जुडिशरी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे आने वाले और भी वीडियोस चैप्टर्स के लिए।